नमस्कार, वेलकम टू हेल्थ फॉर यू। I am Dr. Ashish Jaiswal, neonatologist and pediatrician, Motherhood Hospital, इंदौर, सुपर स्पेशलिटी बेबी केयर इंदौर। आज हम बच्चों के हेल्थ के एक महत्वपूर्ण विषय के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। वो है बच्चों के टीकाकरण से जुड़ी हुई जानकारी। जैसे कि आप सभी को पता है कि सारे बच्चों को टीकाकरण किया जाता है जब उनकी उम्र बर्थ से लेके शुरू के 2 से 5 साल की उम्र में, जो कि बच्चों को पूरे उनकी भविष्य में होने वाली संक्रामक रोगों की बीमारियों से बचाते हैं। टीके से जुड़ी हुई जानकारी, टीके कैसे काम करते हैं, क्यों जरूरी है, उनके बारे में हम बताएंगे विस्तार से इस टॉक के अंदर। तो सबसे पहले टीके क्या होते हैं। वैक्सीन या टीका एक प्रकार की दवाई होती है जो कि हमारे बच्चे के या हमारे शरीर में इंजेक्ट की जाती है और वो हमारे शरीर के जो इम्यून सिस्टम होता है उसको जाके उस पे एक्ट करती है और एक स्पेसिफिक बीमारी डिसीज जिसके लिए वो टीका बनाया गया है उसके लिए हमारे शरीर में प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करती है। कैसे उत्पन्न करती है? टीका एक कहना चाहिए कि निर्जीव रूप में या तो वायरस या बैक्टीरिया खुद होता है, या तो उसको किल किया जाता है या उसको इम्यूट किया जाता है, जिससे कि वो हमारे शरीर में जब जाए तो उसको शरीर की प्रतिरोधक क्षमता के लिए को डेवलप करे बट सीरियस बीमारी उत्पन्न ना कर पाए। तो इस प्रकार से जब हमारे शरीर में टीका इंजेक्ट करने जाता है तो इम्यून सिस्टम को जो उसके लिए जो एंटीबॉडीज जो प्रतिरोधकता बनती है वो मेमोरी के रूप में शरीर में रह जाती है। अगली बार जब वातावरण से वो वायरस या बैक्टीरिया हमारे शरीर में फिर से आता है तो क्योंकि हमारे शरीर में ऑलरेडी उसके लिए मेमोरी होती है उस इन्फेक्शन की प्रतिरोधकता के लिए, तो वो तुरंत से एक्ट करती है और या तो बीमारी को होने से ही रोकती है या फिर बीमारी होती भी है तो उससे रिकवरी जल्दी करने में मदद करती है, उसके जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उनसे बचाती है। इस प्रकार टीकाकरण बहुत ही जरूरी होता है, जरूरी चीज है। क्या टीकाकरण शिशु के बच्चे के लिए सुरक्षित है, सेफ है? ये एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है सभी पेरेंट्स के मन में। तो ज्यादातर जो टीके अभी हमारे शेड्यूल में बच्चों को लगाए जाने के लिए किए जाते हैं, रिकमेंड किए जा रहे हैं, वो एक विशेष शोध के द्वारा प्रमाणित होते हैं और सब उनमें सेफ्टी पहले देखी जाती है। तो जितने भी वैक्सीन रूटीन प्रैक्टिस में रिकमेंड किए जा रहे हैं वो सारे प्रभावी होते हैं और सारे सुरक्षित होते हैं। उसके बाद ही उनको रिकमेंडेशन किया जाता है और ये फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4 क्लिनिकल ट्रायल्स के द्वारा प्रमाणित किए जाते हैं और WHO के द्वारा अनुमोदित किए जाते हैं और उसके बाद ही वो रूटीन प्रैक्टिस के लिए रिकमेंड किए जाते हैं। हमारे 2 प्रकार के जो हम अगर हमारे वैक्सीन के जो शेड्यूल को देखेंगे, हमारे देश में 2 प्रकार के वैक्सीन शेड्यूल हम हमारे बच्चे के लिए फॉलो कर सकते हैं। एक होता है नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल जो कि सरकार के जिसमें कि मिनिमम रिकमेंडेड वैक्सीन जो होती है, कंपलसरी वैक्सीन हम जिनको कह सकते हैं, जो कि सरकार के द्वारा मुफ्त में सभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल और आंगनवाड़ी सेंटर्स में मिलती है, वो वैक्सीन बीमारियां उसमें कवर होती नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में, जिसमें कि बच्चे के बर्थ के समय 1.5 माह की उम्र पर, 2.5 माह की उम्र पर और 3.5 माह की उम्र पर टीके लगाए जाते हैं, जिसमें कि बर्थ के समय BCG, हेपेटाइटिस बी और ओरल पोलियो, और 1.5 महीना, 2.5 महीना, 3.5 महीने पर DPT, हेपेटाइटिस बी, पोलियो, हिब और निमोकोकल रोटावायरस जैसी बीमारियों के लिए टीके लगाए जाते हैं। उसके बाद 9 से 12 महीने और 12 से 18 महीने की उम्र पर भी टीके लगाए जाते हैं, बूस्टर डोज भी लगाए जाते हैं। दूसरा जो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल हम फॉलो करते हैं विच इज रिकमेंडेड बाय इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, जो कि बच्चों से जुड़ी संस्था है,
डॉक्टर्स की हमारे देश में, जो कि हमारे देश के स्पेसिफिक वैक्सीन जो कि मार्केट में या कहना चाहिए अवेलेबल है प्रैक्टिस में, और जो हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण है, उनकी स्ट्रेंथ जो हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण है, उसके अकॉर्डिंग टीकाकरण का शेड्यूल देता है। इसमें वो बीमारियां ऑलरेडी जो गवर्नमेंट शेड्यूल में है वो तो होती ही होती है, उसके अलावा और अन्य बीमारियों के टीके जो कि हमारे अवेलेबल है प्रैक्टिस यूज के लिए, वो और हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण है, वो भी इसमें और अतिरिक्त जोड़े गए हैं। इसमें 1.5 महीने, 2.5 महीने, 3.5 महीने के बाद 6 महीने पर इन्फ्लुएंजा का टीका और टाइफाइड का टीका और MMR जो कि मम्प्स, मीजल्स, रुबेला का टीका भी इंक्लूड किया जाता है 9 महीने की उम्र पर, और 1 साल की उम्र पर हेपेटाइटिस A का टीका, 15 महीने पर चिकन पॉक्स और MMR का टीका, और 2 साल की उम्र पर मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस, दिमागी बुखार का टीका भी अतिरिक्त जोड़ा गया है। इस प्रकार से जितनी भी होने वाली बीमारियां बच्चों की महत्वपूर्ण जिनके लिए टीकाकरण उपलब्ध है, वो इस शेड्यूल में रिकमेंड किए गए हैं। तो इस प्रकार से टीकों के लिए जो रिकमेंडेशंस है उसको हम फॉलो कर सकते हैं। उसके लिए आप नजदीकी टीकाकरण केंद्र पर या अपने बच्चे के जो शिशु रोग विशेषज्ञ है उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप टीकाकरण के पहले बच्चे का चेकअप जरूर करवाएं ताकि पता चले कि उसको टीकाकरण करने के लिए उस समय स्वस्थ है कि नहीं जिस विजिट के लिए आप जाते हैं। ज़्यादातर रूटीन सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार के समय बच्चे का टीकाकरण किया जा सकता है। विशेष परिस्थितियों में ही टीकाकरण को लेट करने के लिए रिकमेंड किया जाता है और उस केस में टीका आगे भी लगवाया जा सकता है। हमें चाहिए कि हम सही समय पर अपने बच्चे का टीकाकरण पूर्ण करें ताकि उसको संक्रामक रोग से होने वाली बीमारियों की प्रतिरोधक क्षमता मिले। दूसरा कई बार कारण यह भी होता है कि कोई एक शहर में या एक जगह टीका लगवाता होता है, बाद में ट्रांसफर होकर दूसरी शहर में या कोई इधर से दूसरे शहर चले जाते हैं, तो उसमें टीकाकरण शेड्यूल आप नई जगह पर जाकर आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हो या प्राइवेट हॉस्पिटल डॉक्टर के पास हो। अगर कोई टीका छूट भी जाता है तो उसको डॉक्टर असेसमेंट करके अगले शेड्यूल में इंक्लूड कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई टीका छूट गया है तो आप उसको आगे नहीं लगा सकते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण केचअप वैक्सीनेशन भी रिकमेंड किया जाता है, जिसमें कि जो भी छूटे हुए टीके हैं उनको उनकी एज के अनुरूप बाद में भी लगाया जा सकता है। टीके से होने वाले साइड इफेक्ट भी नहीं बोलते, रूटीन जो इफेक्ट होते हैं वो उनके बारे में भी हर टीके के साथ जो भी टीकाकरण करने वाले डॉक्टर या नर्स है वो आपको जानकारी देते हैं। ज्यादातर टीकों में टीके लगने के बाद कुछ समय के लिए 2 से 3 दिन के लिए सामान्य से लक्षण जैसे बुखार या दर्द हो सकता है, या जिस इंजेक्शन साइट पे लगी वहाँ पे सूजन हो सकती है, रेडनेस हो सकती है, और उसके लिए वो आपको एंटीसिपेटरी मेजर्स जैसे कि पैरासीटामोल की दवाई और ये भी रिकमेंड करते हैं। टीका लगने के बाद अगर कोई भी एडवर्स इफेक्ट होता है जो कि बहुत ही रेयर होते हैं, उसके लिए भी मॉनिटरिंग की जाती है और उसके लिए प्रॉपर चैनल से रिपोर्टिंग भी की जाती है गवर्नमेंट अथॉरिटी को। दैट इज कॉल्ड फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन रिपोर्टिंग सिस्टम होता है, और उसको भी फॉलो किया जाता है और रिपोर्ट किया जा सकता है ताकि आगे चल के उसके लिए कोई इम्प्रोवाइज करने की जरूरत हो तो किया जाए। एक और महत्वपूर्ण टीकाकरण से जुड़ी जानकारी जो अधिकतर पालक हमारे से पूछते हैं कि हमने हमारे बच्चे के रूटीन सारे टीकाकरण करवाए हैं, फिर ये हमें पल्स पोलियो जो गवर्नमेंट अतिरिक्त करते हैं उसकी जरूरत है कि नहीं। तो इसके बारे में भी हमें समझना चाहिए कि एक हमारा होता है रूटीन टीकाकरण जो कि हम इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अकॉर्डिंगली फॉलो करते हैं। दूसरा होता है अतिरिक्त कम्युनिटी बेस्ड टीकाकरण, पल्स पोलियो उसी में से एक है, और गवर्नमेंट बेस्ड ऑन द नीड ऑफ इन दैट कम्युनिटी ये गवर्नमेंट अथॉरिटीज, गवर्नमेंट डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि हमें यहाँ पर पल्स पोलियो कैंपेन करनी है। उसमें ओरल पोलियो वैक्सीन दी जाती है और उस वैक्सीन को एक साथ सब बच्चों को दी जाती है जो कि रूटीन टीकाकरण से अतिरिक्त होती है, चाहे आपने पोलियो का पहले इंजेक्शन लिया हो या ओरल पोलियो वैक्सीन लिया हो। वो पूरी कम्युनिटी को पोलियो से बचाने में मदद करते हैं और वो हमें जरूर लेना रहता है। इसी प्रकार कई बार स्कूल्स में मीजल्स रुबेला का भी अभियान चलाया जाता है, वो भी रूटीन इम्यूनाइजेशन शेड्यूल से अलग हो सकता है और एक डोज अतिरिक्त लगाने के लिए जहाँ पर रिकमेंडेशन होती है सबको लगाया जाता है। अभी जापानी बुखार, जैपनीज एन्केफेलाइटिस का भी टीकाकरण सरकार द्वारा स्कूल में किया जा रहा है बच्चों का, हमारे इंदौर में और हमारे मध्य प्रदेश में।
वो भी रूटीन इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अलावा है। और अगर आपने अपने इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में पहले नहीं लिया है तो वो वैक्सीन भी लगवाना सबको जरूरी है। तो ये इस प्रकार से टीकाकरण से जुड़ी जानकारी थी जो हम आपको देना चाहते थे। हेल्थ फॉर यू के द्वारा आपको बच्चे के टीकाकरण से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस होते हैं तो आप हमारी दी हुई लिंक पे फीडबैक देके संपर्क कर सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि आपके प्रश्नों का उत्तर दिया जाए। धन्यवाद।